तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास 12 के चैप्टर 2 में, जहां पे हम चर्चा करेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता। जहां पे आज हम पिछले अध्याय में या पिछले भाग में हमने जाना था हड़प्पा के बारे में, और आज बारी हमारी है मोहनजोदड़ो को जानने के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो है ना, यहाँ पे दो टॉपिक दिया हुआ है, क्या? एक निचला शहर और एक दुर्ग। पहला देखेंगे क्या, दुर्ग। तो दुर्ग क्या होता है? जैसे अभी वर्तमान समय में समझेंगे एक प्रकार से कि गरीबों का निवास स्थल और अमीरों का स्थल, उसी प्रकार से जो दुर्ग हुआ करता था, वो दुर्ग जो था वो ऊंचे स्थान पर बना हुआ था और चारों ओर से किले नुमा से इसको बनाया गया था। और इसमें चबूतरा टाइप का, जिसको हम अभी वर्तमान समय में जैसे घर बनाते हैं ना, तो बुनियादी इसको कहते हैं, इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, उसके बाद उसमें ढलैया किया जाता है, उसके बाद दीवार उठाया जाता है। उसी प्रकार से दुर्ग में एक चबूतरे नुमा बना हुआ करता था, लेकिन वो जो ईंट हुआ करता था वो कच्चा ईंट हुआ करता था, जिसके चलते उसको ऊपर में रखा गया था। और जो निचला शहर हुआ करता था, वहां का जो ईंट हुआ करता था वो आपका वो जो हुआ करता था वो पक्की ईंट का हुआ करता था। चलते चर्चा करते हैं कि चारों तरफ, दुर्ग के चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था और यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता था। तो विशिष्ट कार्य क्या? जैसे किसी प्रकार का त्योहार हो जाए, पंचायत हो जाए, या अन्य प्रकार के जहां पे लोगों का जमावड़ा हो, उस प्रकार का कार्य किया जाता था। दुर्ग की विशेषताएं क्या थी? माल गोदाम। ये माल गोदाम है ना, माल गोदाम क्या कहता है कि यहाँ पे निचला हिस्सा जो है वो ईंट से बना था, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है, जो संभवतः माना जाता था कि लकड़ी का, भैया तो 3000 साल पुराना लकड़ी थोड़ी मिलेगा। संभवतः वही हुआ कि जो लकड़ी का हिस्सा था वो सड़ गया, लेकिन मिट्टी का हिस्सा तो बना रहा। आगे देखेंगे क्या, विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल स्नानागार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी संरचना विशिष्ट थी। अब यहाँ पे तारीफ माननी होगी उन मजदूरों की और हमारे जो पुरातत्ववेद हैं उनके बारे में, कि किस बारीकी से उसको खोदा गया कि चीजें जैसी की तैसी मिली। अगर जेसीबी लगा लेते, बोकटास उठा लेता सब, है ना, तो कुछ हमको मिलता नहीं, सब एक समान रगड़ देता। बारीकी से खुरेदा गया है, एकदम परत दर परत उखाड़ा गया, एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, और परत दर परत उसको उखाड़ा गया है। कैसे आलू को निकालते हैं सिस्टम से, बीच में थोड़ी मार देते कि जाकर तोड़ देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से पुरातत्ववेदों ने और उनके मजदूरों ने इसको बारीकी से खोदा है। दोस्तों बहुत ही बारीकी से खोदा है। देखिए, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। अगर बड़े हथियारों का प्रयोग, यहां बोल सकते हैं बड़े मशीनों का प्रयोग होता, तो इतनी बारीकी से हम इसको नहीं निकाल पाते। तो तारीफ है उन लोगों पर जिन्होंने एकदम संयम पूर्वक बारीकी से खोदा, अन्यथा हमको यहाँ पे कुछ भी वैसा साक्ष्य नहीं मिलता जिस साक्ष्य को आज हम पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे क्या कि विशाल स्नानागार का जो आकार था वो आयताकार है। ये देखिए आयताकार है ना, तो तालाब कैसा होता? आयताकार ही होता है एक प्रकार से। तो आयताकार इसको बनाया गया था। इसके अलावा क्या था कि इसमें गलियारे से घिरा हुआ था। अब देखिए, एक सवाल पूछता है कि सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो का जो स्थल है, वहां का जो स्नानागार मिला है, उसकी सीढ़ियां किस दिशा में थी? तो उसकी सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दिशा में पाई गई है ना। आगे क्या बोल रहा है कि जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। अभी के समय का स्विमिंग पूल बोलते हैं इसको, है ना।
जो सिंधु सभ्यता में स्नानागार कहलाया, अभी हम लोग के समय उसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। जाइए, छमाछम पार्क जाइए, कोई भी पार्क जाइए, वहां नहाइए धोइए, है ना। और जब आप हो जाता है तो उसका पानी निकासी करते थे। उसी प्रकार से जो मेरा विशाल स्नानागार था, उसके पानी को भी एक जलाशय मैंने गलियारे के माध्यम से निकाला जाता था, जिसमें बोला जाए जलाशय के जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। एक अनोखी संरचना थी। संभवतः इसका प्रयोग नहाने धोने के साथ एक अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था, जैसे पूजा पाठ के लिए जाना, है ना। अब चलेंगे निचला शहर की ओर, कि निचला शहर क्या था। तो अभी थोड़ा सा समझे कि एक प्रकार से गरीबों का आवास मान ले, एक बहुत बड़ी बस्ती मान ले। तो बहुत बड़ी बस्ती जो थी वो निचला शहर था, और जो दुर्ग था वो छोटी बस्ती थी, लेकिन ये उच्च स्थान पर था। अब आगे क्या बोला कि ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यहां भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे से बनाया जाता है। चबूतरे नींव का कार्य करते थे। अभी क्या बोले कि नींव का काम करता था, मजबूती प्रदान करता था। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, अर्थात कई सारे मजदूर लगे होंगे। आगे देखिए क्या बोला, 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहां से बन सकता है। एक आपका विशाल स्नानागार से, और दूसरा जो बनेगा वो जल निकासी प्रणाली। और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। आप जैक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक निकालिए, और कई वर्षों का आप एक संग्रह निकालिए, और वहां से जानिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया, कई बार पूछा गया है। चलिए, बोला क्या कि यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो जल निकासी प्रणाली थी। अर्थात केवल विशाल स्नानागार की बात नहीं करें मित्रों, शहरों के या गांवों के आसपास में जो नाला बना हुआ करता था उसके बारे में चर्चा कर। हम पूछते एक सवाल, अभी आपके यहाँ नाला है? कितना नाला है बताइए। हमको लगता है कि आपके यहाँ नालों का अभाव है, समझे। और वर्तमान समय में आज से 3000 वर्ष पहले की अगर हम एक बार मन में चिंतन करें कि कैसे लोग थे और किस प्रकार की सोच रखते थे, और आज के लोग कैसे और किस प्रकार की सोच को रखते हैं, कि आज भी हम आधुनिक युग में हैं और हमारे यहाँ नाले की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस समय थी। ये क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय निकाल गई थी। पूरा हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। अब ग्रिड पद्धति क्या होता है कि जब एक ऐसी संरचना जो लगभग 90 डिग्री समकोण पर काटती हो, उसी को क्या कहेंगे, ग्रिड पद्धति को कहेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अभी समकोण क्या, एक इधर से नाला आ गया, एक इधर से नाला आ गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, समकोण पर काट रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है कि हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई, जो अभी की तुलना में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अलग अलग मकान बनाए गए, मतलब पहले क्या बनाया गया, सड़क बनाया गया, फिर मकान बनाया गया, उसके बाद नाली बनाया गया, ताकि घर का पानी सीधा नाला में आ जाए। ये नहीं कि सड़क बना दिए फिर नाला बना दिए, घर बनाए, आपका घर नीचे हो, पहले घर बना दिए घर, उसके बाद सड़क बनाए, नाला बनाए, पता चला कि आपका घर नीचे हो गया, तो घर का पानी घरे में रखिए, एक सोखा बना के, है ना। प्रत्येक घर का गंदा पानी, है ना, किस में जाता था, नालियों के जरिए जाता था दोस्तों। तो ये टॉपिक हुआ। अब देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है कि स्थापत्य कला क्या है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता में स्थापत्य कला, दो प्रकार की कला होती है घर के मामले में, एक होती है वास्तुकला, और दूसरा जो होता है वो होता है स्थापत्य कला। तो वास्तुकला का हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ चर्चा करेंगे स्थापत्य कला का, कि यहाँ का भवन कैसा हुआ करता था। तो यहाँ का जो भवन हुआ करता था मित्रों, वो एक प्रकार से सुगम तरीके से बनाया गया था, कि यहाँ का जो घर था, है ना, यहाँ पे
कि यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे उसको बखूबी बहुत संरचनाओं के माध्यम से बनाया जाता था। कि पहले क्या किया जाता था, घर बनाया जाता था, है ना। और घर बनाने के कैसे घर बनता था, तो चारों ओर से एक कंपाउंड कर दिया जाता था, है ना। एक ऐसे घर बना और यहाँ पे एक दरवाजा हुआ करता और खिड़कियां वगैरह नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे दरवाजा बना, उसके बाद यहां से जब एंट्री करिएगा, है ना, मान लीजिए कि आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एक दीवार हुआ करता था, उसके बाद फिर एक दरवाजा यहाँ पे हुआ करता था। इससे क्या होता था कि बाहर से अंदर तक कोई नजारा आप देख ही नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार का नजारा नहीं देख सकते हैं, पूरी तरीके से लॉक हुआ करता था। और बीच में हॉल हुआ करता था जहां पे विशेषता खाना बनाने और जो निराई होता है, निराई पूछते हैं ना कि धान वगैरह जब लगाते हैं काटते हैं तो काटने के बाद जो उसको दाना वाना झाड़ते हैं उसको कहते हैं निराई। तो निराई का कार्य हो जाएगा, खाने बनाने का काम हो जाएगा, वो अपना एक आंगन में किया करता था लोग यहाँ पे। अब देखेंगे क्या हो रहा है कि मोहनजोदड़ो के निचले आवासीय भवन है, यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों तरफ से कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम में आता था। ये एकांतता को दर्शाता है। अगर आप खिड़की वगैरह आप यहाँ नहीं दिए हैं तो किसको दर्शा रहा है, एकांतता। बाहर का कोई आप ना देख सकेंगे, बाहर से आपको कोई नहीं देख सकेगा। उसके अलावा देखिएगा देखिए हमें चले कि एकांतता का ध्यान रखा जाता था। भूमि तल मतलब ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जो कि अभी के समय में भी है, जो कि कम है लेकिन है, जिसमें ईंटों का फर्श बना होता था। आपको वहां अभी जिस समय में है उस समय में अंतर था, वहां सीमेंट और टाइल्स मिलता नहीं, तो फर्श तो ईंट का ही बना होगा। उसके अलावा क्या हो रहा है कि कुएं में एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो सके। आप सोचिए, देखिए सोच कैसा है कि भैया हमें अपना घर आपको देखने नहीं देंगे, हो सकता है चोरी डकैती का खतरा बना हो कि अपना संपत्ति रख ले हो। उसके लिए वो क्या करते थे वहां के लोग कि घर के अपने बाहर एक स्पेशल कुआं बना दिया जाता था, ताकि जब राहगीर आवे और सफर में निकले तो उसे पानी पीने के लिए आपके यहाँ का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। वो आपने बाहर में चप्पल नहीं, कुआं आपने खुदवा दिया है, लोग वहां से पानी पिएंगे। सोच को देखते हैं कि कितना बेहतरीन सोच था। और अभी के समय में अगर सरकार ने दिया है, चप्पल आपको दे दिया है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले सरकार को दिखाने के लिए घर के बाहर चापाकल का बोरिंग करवा दीजिएगा। उसके बाद जब बोरिंग हो जाएगा उसको घेर के अपने अंगना में कर लीजिएगा। क्या हुआ, पहले सरकारी फिर अपना हो गया। लेकिन वहां के लोग विशेषकर लोगों के सुविधाओं के लिए बनाए जाते थे। अब आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि ऐसा अनुमान है कि लगभग केवल मोहनजोदड़ो में, क्योंकि हम टॉपिक पढ़े क्या मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो में 700 कुआं मिला है। 700 कुआं है ना, बहुत होता है अपने आप में। अब चलेंगे क्या भिन्नताएं, कि लोग यहाँ पे किस प्रकार की मान्यता को रखते थे, क्या भिन्नता पाई गई। दफनाने का सबसे बढ़िया और सुगम तरीका कि यहाँ लोगों को अलग अलग प्रकार से दफनाया जाता था। किसी को उत्तर से दक्षिण की ओर लेटाया जाता था, मुंडी किधर होगा, दक्षिण की ओर, और किन्हीं को पूरब से पश्चिम की ओर लेटाया जाता था। मतलब दफनाने की बात कर रहे हैं ना, उस प्रकार के बारे में बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि भिन्नता कैसी थी, तो कहीं कहीं पे सिंगल शवदान मिले। शवदान का मतलब जहां पे शव को लेटाया जाता है, जहां दफनाया जाता है, शवदान कहलाता है। और कहीं कहीं पे युगल शवदान भी मिले हैं। वो जब हम चलेंगे कालीबंगन में चलेंगे, लोथल में चलेंगे, धौलावीरा में चलेंगे, तो अलग टॉपिक में जब चलेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से शवों को दफनाया जाता था। तो यहाँ पे भिन्नता का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यहाँ हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं पाई जाती थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्या, शवदान। अंतिम संस्कार हड़प्पा सभ्यता में लोगों अंतिम संस्कार व्यक्तियों को दफना कर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। तो कैसे पता चला भिन्नता, दफनाने के कारण, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि लोगों को जहां दफनाया जाता था
वहां पे कीमती कीमती वस्तुओं को दफनाते थे, जैसे मटका हो जाएगा, मनका हो जाएगा, कई सारी कीमती वस्तुएं हो जाएंगी, जिससे एक अनुमान लगाया जाता है कि लोग पुनर्जन्म पर भरोसा करते थे। मोहनजोदड़ो में पुनर्जन्म पर भरोसा करते थे कि अभी इसको दे देते हैं सब कुछ, जब अगला अवतार आएगा तो इस वस्तु का उपयोग करेगा। समझे कि नहीं? उस प्रकार की मानसिकताओं को लेकर चलते। देखिए यहाँ पे आपको बखूबी दिखाया गया है कि एक चचा जो है वो लेट गए हैं, लेटा दिया गया है हमारे लोगों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे वस्तु जो है महंगी महंगी वस्तुएं हैं, मटका है ना, बहुत सारी कीमती कीमती वस्तुओं को इनके साथ दफना दिया गया है कि जब अगला जन्म में आएंगे ना, ये सब अपने साथ गोद में लेकर आएंगे ना, कि हमको दे दीजिए हमारा वस्तु। एक ऐसी पुरानी परंपराओं को मानते थे लोग, है ना। ये क्या बोला कि शायद लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। एक और आपको बता दें कि कहीं कहीं पे युगल सावधान मिले हैं। युगल सावधान का मतलब क्या कि स्त्री और पुरुष दोनों को लेटाया गया है, मतलब दोनों को दफनाया गया है। अर्थात क्या होगा कि इससे क्या आप अनुमान लगाइएगा, ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन बीवी मरा उस दिन पति भी मरेगा या दोनों एक दिन मरेंगे, ऐसा बहुत कम संयोग देखने को मिलेगा। अर्थात इस बात को हम यह मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी सती प्रथा पर जोर दिया गया। अर्थात सती प्रथा को लोग मानते थे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, है ना। बोला क्या कि पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण इत्यादि भी मिले हैं। अब एक टॉपिक हो रहा है कि विशाल मिस्र के विशाल पिरामिड के आकार का हड़प्पा सभ्यता में भी कई सारे सावधान मिले हैं। अभी मिस्र की सभ्यता क्या है कि बहुत बड़ी, जहां पे मिस्र में लोगों को दफनाया जाता था उसी को कहा गया मिस्र में जो दफनाया गया। लेकिन उसी प्रकार से भारत के सिंधु सभ्यता के सेक्टर में भी लोगों को दफनाया गया था, जिससे आप पता चलता है कि जितनी भी वस्तुएं थी वो सब दफना दिए जाए। एक आदमी को लेटा के दफना दिए, कितना उच्च होगा, एक छोटा टीला बनेगा, और सब सामान उमान दीजिएगा तो बड़का को गड्ढा कीजिएगा तो बड़का को टीला बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको देखने को मिला है ना। अब एक शब्द दिया क्या, विलासिता। विलासिता मतलब लग्जरियस जिंदगी, मतलब ऐश मौज का जिंदगी। अर्थात यहाँ पे ऐश मौज का जिंदगी में क्या होगा कि कई सारे कीमती वस्तुएं मिली है ना। जैसे क्या है कि आपका रोजमर्रा के उपयोग में, जैसे चक्कियां, मिट्टी के बर्तन, सुई इत्यादि, यह वस्तुएं पत्थर या मिट्टी से सामान्य पदार्थ से बनाई जाती थी, सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध भी थी। ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद ने कीमती मानते हैं, जैसे फायांस के पात्र। देखिए यहाँ पे ऐसा जो है ये आपका महंगा महंगा वस्तु हो जाता है ना। ऐसा हो रहा है, फायांस का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, क्योंकि पिसी हुई रेत प्लस रंग डालना, चिपचिपा पदार्थ डालना, ताकि जब एक दूसरे से जुड़े तो मजबूत हो जाए, उसी प्रकार से बनाया जाता था। ऐसे महंगे और दुर्लभ पदार्थों से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों से मिले हैं। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिले हैं। सोने की कमी के कारण शायद आज के जैसे ही महंगा रहा होगा क्या, फायांस। आगे चलते हैं कि कुछ आप लोगों के विशेष सूचना है। अगर आप 10th का एग्जाम पास कर चुके हैं तो समय को व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर का सिलेबस लंबा होता है, इसलिए अगर आप समय पर आइएगा तो हम सिलेबस को आपको पूरा करके दे सकें, एक ऐसी उम्मीद रखते हैं। और अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो कक्षा 11th और 12th के लिए जो 11th का जो नया बैच है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा, हमारे दोनों ही ब्रांच में, झारखंड धाम के ब्रांच में भी और सारा के भी ब्रांच में। प्लस अगर आप 7th और 8th में गए हैं तो नई बैचेस को 8 बजे से शुरू किया गया, वो भी 100 मार्च से, अर्थात कल सुबह से 5:30 बजे से स्टार्ट किया गया है, एकदम नए सिरे से, ताकि आप शुरू से आएंगे तो हम आपको शुरू से समझा पाएंगे, बीच में आइएगा तो तुरंत विद्वान नहीं बना पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब आपको हमारे संस्थान के माध्यम से और क्या भरोसा दिलाया जा सकता है, तो
हमारे शाखा से अर्थात आरएस क्लासेस से सीमा कुमारी जो 2023-24 के बैच में थी, वो हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में 90% अंक लाकर थर्ड टॉपर बनी है। अब इससे ज्यादा भरोसा तो कोई दिला भी नहीं सकता है। ये हमारा न्यूज कटिंग है, देख सकते हैं, भास्कर न्यूज झारखंड नाम का है, जो 24 मई का है। उस समय का एक कटिंग है जो हम आप लोगों के बीच में या दिखाने में सक्षम हो पाए कि हमारे संस्थान के माध्यम से आपको भरोसा मिलेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा और अच्छे मार्ग को भी दिखाया जाएगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं तो इसका लिंक हम यूट्यूब का लिंक फेसबुक में देंगे, और अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो फेसबुक का लिंक आपको यूट्यूब में मिलेगा। आप हमें दोनों जगह से सपोर्ट करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। देखिए अभी ये तीसरा या चौथा वीडियो है, इसमें से धीरे धीरे हम सुधार करते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।